ऑफ कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करते हैं और आज 200 एडु लीडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे पास यहाँ पर इस कॉल में लगभग 5 से 6 एडु लीडर्स हमारे शामिल हैं। एक बार आप लोग अपना अगर कैमरा ऑन कर लेंगे, शिल्पा, तानिया, आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं एक-एक लाइन में, तो अच्छा रहेगा। एनीबॉडी कैन स्टार्ट। आपके लीडरशिप क्वालिटी में कमी रह गई है। नहीं सर, दिव्या आप एनीबॉडी कहोगे तो नोबॉडी विल स्टार्ट, तो किसी एक का नाम दे दो, उसके बाद शुरू करेंगे सब। अभी सब लोग का ऐसा हो गया कि हमेशा दूसरों को पहले मौका देते हैं ये लोग बोलने के लिए। सही बात है, सही बात। ठीक है तानिया, यू कैन स्टार्ट। हाँ यस, सो मेरा नाम तानिया परवीन है और मैं मुंगेर से हूँ और मुझे एडु लीडर्स बने हुए आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं। 2017 में मैंने फेलोशिप ज्वाइन किया और 2019 में मेरी फेलोशिप पूरी हो गई थी और अभी भी मैं अपने गांव समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। थैंक यू। तो मैं शिल्पा से सुनना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिल्पा है और मैं जम्मू से हूँ। मैं 2019 में फेलोशिप ज्वाइन की थी और मेरा 2021 में पूरा हुआ फेलोशिप और मैं अभी 6 एडु लीडर के साथ काम कर रही हूँ जुड़ के अपने गांव में। जूही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जूही है और मैं जमुई से हूँ। मैंने भी 2019 में फेलोशिप ज्वाइन किया था, 2021 में कंप्लीट हो गया और हम अभी अनइनहिबिटेड नाम की एक संस्था है, उससे मिलके काम कर रहे हैं। संस्था क्या नाम है? अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड, ठीक। आपका और कोई और है? 3 हुए अभी तक। सुजाता। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सुजाता कुमारी है और मैं फेलोशिप 2020 में ज्वाइन की थी और मैं अभी भी फेलोशिप में काम कर। मैं थोड़ा सा उमंती दीदी। उमंती जी बोलिए। जी, गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम उमंती कुमारी है। मैं गया डिस्ट्रिक्ट की एडु लीडर हूँ और मैं 2019 में जुड़ी हूँ, अभी भी मैं काम कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा उमंती जी। सुंदर जी, थोड़ा वानप्रस्थ के बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि ये सभी नए लोग हैं और अरुण जी भी पहली बार आए हैं। तो वानप्रस्थ के बारे में, ये जो यज्ञ जिसको हम कहते हैं वानप्रस्थ यज्ञ, ये एक यज्ञ हमने शुरू किया है कि जो समाज में ऐसे लोग हैं जो इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि उनका गृहस्थाश्रम का जो उत्तरदायित्व था वो समाप्त हो चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो खुद अपने पैरों पर खड़े हैं, गृहस्थी अच्छी तरह निकल चुकी है। अब उनके पास समय है ताकि वो समाज को कुछ दे सके। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो उस अवस्था में हैं, जैसे शिव कुमार सिंह जी हैं और कर्नल अरुण जी हैं। इस तरीके कई लोग हैं यहाँ पर, रंजन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, कई लोग हैं यहाँ पर। तो हम लोगों की ये निष्ठा इस काम में है कि हम कुछ समर्पण कर सकें, जो समाज ने हमें दिया है उसको हम उसको दे सकें। तो आपके जैसे जो युवा लोग हैं, उन लोगों को अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हम उस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं। और मैं इसके पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मुझे इस बात का बड़ा उत्साह है और बड़ा गर्व है कि आप जो युवतियां हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत से, इतने परिश्रम से एक नया रास्ता अपनाया है, जो कि आम लड़कियां हमारे बिहार में नहीं करती। हम भी बिहारी हैं, तो ये जो यूनिक अनोखा रास्ता आपने अपनाया है सेवा करने का, माय गॉड, इससे अच्छा और कुछ मुझे नहीं दिखता। मुझे रोमांच हो रहा है ये केवल जान के कि आप 5-6 लोग जो यहाँ पर हैं,
इस काम में लगी हैं और ये संस्था के बारे में और आपसे सुनेंगे हम। तो हम जो ये काम करते हैं इसमें पहले तो शिव कुमार जी और हम अमेरिका में हैं, अरुण उपाध्याय जी आए हैं, वो अमेरिका में हैं, रंजन जी नेपाल में हैं, अरुण कर्नल कुमार जो हैं, अरुण कुमार वो रांची में हैं। तो इस तरीके से हम हर जगह फैले हैं। हमारे पास कनाडा में हमारे एक मेंबर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल देशों की कोई सीमा नहीं है जहां सेवा की जा सकती है। तो इस तरीके से एक हमारी टीम है और हमने एक प्रोसेस के तौर पर शुरू किया है कि हर शनिवार को इस वक्त हम किसी न किसी विषय पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बच्चों को बताएंगे, यंग लोगों को बताएंगे। तो उस ख्याल से हमने कई ऐसी ट्रेनिंग दी हैं, कई ऐसे वेबिनार किए हैं, जैसे जर्नलिज्म पर किया है, टूरिज्म पर किया है, होटल मैनेजमेंट पर किया है, और जो आम नौकरियां हैं BSF, CISF, इस तरीके से CDS की तैयारी कैसे करते हैं, नीट की तैयारी कैसे करते हैं, जी की तैयारी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो यंग लोगों के फायदे की हैं, जब भी वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हम कोशिश करते हैं। तो ये एक पहला काम है। दूसरा कि मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे हमेशा इस बात का रहा है, क्योंकि मैं भी बिहार के गांव से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितना भी आपको पता हो, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती हो तो आप में झिझक रहती है और उसके चलते आपका स्वाभिमान कम होता है। तो उस स्वाभिमान को जगाना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो आपके पास है लेकिन स्वाभिमान नहीं है तो आप ऊपर उठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी बोलने की शिक्षा दी जाए। तो उसमें कई लोग हैं इसमें जुड़े हुए, शिव कुमार जी हैं, अरुण जी हैं, इस तरीके के लोग इस चीज को देते हैं, इस चीज को बताते हैं कि जब भी किसी बच्चे को अंग्रेजी बोलने की जरूरत हो तो हम वो क्लास लगा सकते हैं। तो तत्काल अभी मैं एक क्लास से आया हूँ जो 8:30 से 8:30 यहाँ का 6 से 7 बजे तक भारत के समय से चलती है। फिर कल एक ऐसा ही क्लास है जो 7 से 9 बजे तक चलेगा। तो अगर आप में से किसी को अंग्रेजी बोलने में झिझक हो तो आप उस क्लास को ज्वाइन करें, और यही मैं हर बच्चे को बोलता हूं, हर यंग लोगों को बोलता हूं कि आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि स्वाभिमान आना जरूरी है। स्वाभिमान आ जाएगा तो आपका ज्ञान खुद ही खुद प्रदर्शित होगा। तो ये 2 काम जो हैं ये नियमित रूप से हम करीब 1.5 साल से कर रहे हैं। तो ये वानप्रस्थ यज्ञ जो है उसका एक प्रोसेस है, उसका ये उद्देश्य है। शिव कुमार जी और कुछ कहना चाहिए? जी नहीं, हो गया। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है वो नॉर्मल सैटरडे कार्यक्रम से थोड़ा अलग है, जैसा आप देख रहे हैं। और अलग क्या है कि इसमें हमने 2 टीम को बुलाया है। एक टीम में अकेले अरुण जी हैं और दूसरे में दिव्या जी, और सबको सुना कि नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल वर्क चरित्र निर्माण कैसे करता है और समाज में कैसे चेंज लाता है। उस दृष्टिकोण से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि इससे हमारे ऑडियंस मतलब जो यहाँ 17 लोग हैं वही नहीं, जो यूट्यूब पे बाद में देखते हैं वो भी कुछ सीखेंगे। तो अभी मैं पहले दिव्या जी को इनवाइट करूँगा। वो आय सक्षम के बारे में कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या उद्देश्य है, अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, इसके बारे में बताएं। और फिर बाद में अरुण जी को बुलाऊंगा। और अब मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं ताकि बैंडविड्थ कम यूज हो। थैंक यू शिव सर। मुझे अभी ध्यान आया मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, तो मैं शायद उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी के सामने आई सक्षम क्या करती है उसके बारे में शेयर करना चाहूंगी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है जब भी एक ह्यूमन स्टोरी होती है तो हम सब लोग ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक ह्यूमन स्टोरी हमारे पास है एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, तो मैं वो प्रेजेंटेशन शेयर करके आई सक्षम के बारे में साझा करना चाहूंगी। उसके बाद कुछ भी अगर आप लोगों के सवाल होंगे तो हम लोग सब यहाँ पर हैं आई सक्षम की तरफ से, तो हम में से कोई भी आपके सवालों का जवाब दे देंगे। तो बस मैं 1 मिनट अपना स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ।
मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? यस। जी। सो आई सक्षम का अर्थ ही है कि मैं सक्षम हूँ, मैं केपेबल हूँ, और हमारा मानना ये है कि हम एक सक्षम समाज की कल्पना नहीं कर सकते जब हमारे समाज की बहुत सारी महिलाएं एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में है, और ये समस्या बिहार जैसे इलाकों में और भी ज्यादा गंभीर है। उदाहरण के तौर पे अलका बिहार के ही एक मुंगेर जिले से फरदा नामक गांव से आती है, और अलका से हम पहली बार साल 2019 में मिले थे। और तब अलका हमेशा कहा करती थी कि अगर मुझे सही अवसर या सही सहयोग अपने जीवन में मिले तो मैं अपने लिए और अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। पर अलका के अपने समाज की अन्य युवतियों जैसे लाइफ में बहुत अलग तरह के चैप्टर भी हो सकते थे। 88% चांसेस ये हो सकते थे कि अलका उच्च शिक्षा से बाहर हो सकती थी। 43% चांसेस ये हो सकते थे कि उसकी कम उम्र में शादी हो सकती थी, और 43% चांसेस ये भी हो सकते थे कि अलका को कभी ना कभी अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता। और अपने समाज में सही मार्गदर्शन की कमी होने के कारण और साथ साथ बहुत कम सामाजिक संबंध होने के कारण यह पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि अलका इन सबसे बाहर आ पाती। पर अब देखते हैं कि अलका आज, और ये सिचुएशन जो है ये बिहार में अलका जैसी लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं जिनकी क्षमता अपने समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रयोग में नहीं आ पाती। और अब देखते हैं कि अलका आज कहाँ है। तो आज अलका की खुद की एक पहचान है। अभी उनकी शादी नहीं हुई है और स्नातक में दाखिल है। अलका 30 बच्चों की मार्गदर्शिका है जिन्हें उन्होंने फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बिल्ड करने में मदद किया है। अपने समाज की 10 लड़कियों के लिए प्रेरणा है, और ये लड़कियां अब अपने समाज में अपने अभिभावकों के साथ अपने सपनों के लिए आवाज उठा सकती हैं। अलका ने अपने गांव की लड़कियों की कम उम्र में शादी होने से रुकवाई है, और साथ ही साथ अलका ने 30 अभिभावकों को प्रभावित किया है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा में पूर्ण रूप से भागीदारी निभा सके, और उसके साथ साथ वो लड़कियों के पोटेंशियल को भी समझे। तो अलका में ये बदलाव आया कैसे? अलका ने 2 साल में 100 कोचिंग सेशंस अटेंड करे। 100 में से 99 सेशन में अलका उपस्थित रही। उन्होंने इन सेशन के माध्यम से खुद की छवि को समझा। उसने समावेशी शिक्षण पद्धति के बारे में समझा कि बच्चों को कैसे नए तौर तरीके से पढ़ाया जा सकता है और समाज में कैसे नेतृत्व कर सकते हैं, इसकी समझ बनाई। और अलका ने कहा कि इस प्रशिक्षण की वजह से और उनके साथी जितने सारे थे उनकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेली नहीं है और अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकती हैं। इसी के साथ साथ अलका जो है वो अपने ही गांव के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नवीन शिक्षण पद्धति से जोड़ा। 2 साल तक उन्होंने 30 बच्चों को 10 घंटा प्रति सप्ताह पढ़ाया, और अलका को नवीन शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षण मिला। जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कक्षा में एक क्लासरूम कल्चर ऑफ केयर और एम्पैथी को बिल्ड किया, उससे स्कूल के हेडमास्टर और अन्य शिक्षक बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, और साथ ही साथ बच्चों में बुनियादी शिक्षा बेहतर हुई। अलका की कक्षा के 40% बच्चे जो साल 2019 में शब्द नहीं पढ़ सकते थे या कुछ नहीं पढ़ना जानते थे, 2021 में वो सभी 40% बच्चे शब्द पढ़ सकते हैं, और यह कोविड के बावजूद हुआ है। उसके साथ साथ अलका ने अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से समाज को जोड़े रखा। उन्होंने अभिभावकों को शिक्षक अभिभावक बैठक के माध्यम से उनसे बातचीत करी, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने 25 अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा, और एक पेरेंट ये कहती भी है कि उन्हें कभी मालूम नहीं था कि मैं पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी अपने बच्चे को सीखने में इतना मदद कर सकती हूँ। तो यही हम करते हैं। आई सक्षम अलका जैसी ही युवतियों को 2 साल की फेलोशिप के द्वारा एडुलीडर के रूप में विकसित करता है, और इस फेलोशिप के अंतर्गत ये लोग 3 लीडरशिप ट्रैक में बिल्ड होते हैं। पहला इनका पर्सनल स्वयं का लीडरशिप, जहां पर ये आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता को प्राप्त करती हैं। इन्हें कोचिंग मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि ये आने वाले समय में अपने जैसी और लड़कियों के लिए मार्गदर्शिका बन सके। उसके साथ साथ एजुकेशन, जहां पर ये अपने ही गांव के संकटग्रस्त स्थानीय स्कूल जहां पर रिसोर्सेज का अभाव है या टीचर्स का अभाव है, वहां पर ये बच्चों को नवीन शिक्षण पद्धति के माध्यम से पढ़ाती हैं और उनमें फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी बिल्ड करती हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर सके और अपने ही जैसे और एडुलीडर्स को भी मेंटर कर सके आने वाले समय में। और उसके साथ साथ
जहाँ पर वो सामुदायिक शिक्षा को प्रभावित करने के लिए कम्युनिटी में ही नेटवर्क्स बनाती हैं, अलग अलग इनिशिएटिव लेती हैं। कोविड के टाइम पे हमारे बहुत सारे एडु लीडर्स ने गांव-गांव दीवारों में पोस्टर्स चिपकाए, जिससे कि वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके, मेडिकल किट को डिस्ट्रीब्यूट किया और अभिभावकों के साथ लगातार बातचीत करती रहती है कि कैसे वो बच्चों की शिक्षा में पूर्ण रूप से भागीदारी निभा सकते हैं। तो इस तरह के अनेकों इनिशिएटिव लेकर वो आने वाले समय के लिए एक सक्रिय नागरिक के रूप में तैयार होती है। आज हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 200 एडु लीडर्स का एक पूरा परिवार है। आज आई सक्षम 4 जिलों में काम कर रही है बिहार के। हम 100 विद्यालयों में काम कर रहे हैं और 7,500 बच्चों तक पहुंचे हैं तथा 5,000 अभिभावकों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और इन एडु लीडर्स ने अपने समाज में किस तरह के बदलाव लाए हैं, इसको अगर मैं बताऊं तो आज वो खुद से अपने लाइफ के डिसीजन ले सकती हैं। आज वो अकेले नहीं है जो घर में खाना परोसती हैं, आज वो खुद भ्रमण करने निकल सकती हैं। हमारी एक एडु लीडर किरण दीदी अपने गांव की उपसरपंच बन चुकी हैं। आज वो अपने अनुसार कपड़े पहन सकती हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो समाज की इकलौती लड़की है जो गांव से बाहर पढ़ने के लिए निकलती हैं। तो पिछले कुछ सालों में हमारे कार्यक्रम को प्रतिष्ठित एजेंसियों के द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है। अलग अलग जगहों पर आई सक्षम के बारे में पब्लिश हुआ है और हमारा लक्ष्य यही है कि साल 2030 तक हम 10,000 एडु लीडर्स की ऐसी फौज खड़ी कर सकें। 2025 तक हमारा टारगेट दक्षिण बिहार है और 2025 के बाद पूरे बिहार व और ऐसे राज्य जहां पर पुअर HTI डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर हम काम करना चाहते हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग बस इस सफर में आगे साथ जुड़े रहें और समाज और खुद को सक्षम बनाएं, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न इसके बारे में? शिव कुमार जी, एक चीज मैं पूछूंगा। दिव्या, आपने तो बड़े प्रभावकारी ढंग से और बड़े प्रवाह में ये हमें बताया। मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत लोग इस तरीके से इसको बता सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली काम भी है और आपका वक्तव्य भी है। जरा ये बताएं एक प्रोसेस के माध्यम से कि कैसे आप लड़कियों को चुनती हैं। क्या उनका कोई कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए पढ़ाई में, या किसी प्रकृत जाति का होना चाहिए, या उसके क्या जरूरतें हैं उनको चुनने की? पहली चीज। दूसरी चीज की जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम से जानने लगे हैं आजकल भारत में, उन समाज के उस वर्ग से आपको लोग मिलते हैं, कोई तकलीफ होती है या ज्यादा लोग मिलते हैं उसमें ज्यादा उत्साह है? जरा इस पर प्रकाश डालिए तो दोनों चीजों पर। जी, तो आपका पहला सवाल कि इनको हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग अभी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है नीति आयोग के द्वारा, हम उन 4 जिलों में काम कर रहे हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं और इनका सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि लड़कियां जो हैं ये सब 12वीं पास होती हैं और या तो ग्रेजुएशन कर रही होती हैं, नहीं कर रही होती हैं तो इन्हें हम ग्रेजुएशन में इनरोल करवा देते हैं इस प्रोग्राम में। ये वो लड़कियां होती हैं जो अपने समाज में के लिए और खुद के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ करने की चाह रखती है। तो ऐसी लड़कियों को हमारे जो फील्ड टीम है और उसके साथ साथ जो हमारे पुराने एडु लीडर्स भी हैं वो लोग नॉमिनेशंस इनके देते हैं और उस हिसाब से इनका मोबिलाइजेशन होता है। एक बार जब उनके नाम लिखे जाते हैं तो उसके बाद इनके सबके साथ एक काउंसलिंग सेशन होता है जहाँ पर हम इन्हें आई सक्षम क्या करती है और ये लोग कैसे एडु लीडर्स के रूप में काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, उनके बारे में हम इनको बताते हैं। उसके बाद हम एक रिटन असेसमेंट इन लोगों का लेते हैं जहाँ पर बेसिक पेडागोजी स्किल्स, क्योंकि बेसिक 1 to 3 ग्रेड का सब्जेक्ट नॉलेज, जहाँ पर क्योंकि ये लोग स्कूल्स में प्लेस होते हैं तो एक बेसिक नॉलेज हम लोग चेक करते हैं। उसके साथ साथ बिलीफ सिस्टम के बारे में हम कुछ सवाल उसमें पूछते हैं। उसके बाद फिर एक पर्सनल इंटरव्यू सेशन होता है। पर्सनल इंटरव्यू में इन लोगों के साथ और ज़्यादा क्लोजली इनके एस्पिरेशंस पे बातचीत होती है, एक एडु लीडर के रूप में ये क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बातचीत होती है। और लास्ट स्टेप होता है पेरेंट्स काउंसलिंग, जहाँ पे जो भी लड़कियां सेलेक्ट होती हैं उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत करके फिर फाइनली हम इन्हें प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। तो ये पहला सवाल था।
मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई सुरेंद्र जी? जी बहुत अच्छा। एक दो सवाल दूसरे हैं इससे जुड़े, जब आपने बताया तो मैं पूछूंगा, लेकिन दूसरे सवाल के बारे में जरा बताएं कि समाज के किसी पर्टिकुलर तबके से कोई अवरोध है या उत्साह है, उसके बारे में जरा बताएं। तो ये लोग मेजरली ऐसे ही कम्युनिटीज़ में काम करते हैं जो आपने मेंशन किया। उन्हीं कम्युनिटीज़ में हम स्पेसिफिक फोकस करते हैं। फोकस यही रहता है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और ऐसे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर ही ये लोग काम करते हैं। हमने जो एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगी, आज एक एडुलीडर यहाँ पर है नहीं, बट उस स्कूल में लोग मतलब बच्चे नहीं आते थे पढ़ने के लिए, और वहाँ पर चाइल्ड लेबर जैसी समस्या थी और सारे बच्चे जो हैं वो ईटा भट्टी में काम करने के लिए चले जाते थे। एडुलीडर सोनम ने वहाँ पर पेरेंट्स के साथ घर घर जा जाकर बातचीत करी और उनको समझाया शिक्षा के महत्व के बारे में, और एक एक करके सब बच्चों को क्लासरूम में लेकर के आई। सब उन्होंने देखा कि पढ़ाऊंगी तो मैं बाद में, बट सबसे बड़ा इशू जो था वो हाइजीन का था। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा साफ सुथरे नहीं आते थे और हाइजीन पे इतना अवेयरनेस नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी कई बार बच्चों को हो जाती थी। तो 2-3 महीना लगातार लग करके उन्होंने सबसे पहले बच्चों को साफ सफाई के बारे में, पेरेंट्स को साफ सफाई के बारे में अवेयर किया। उसके बाद फिर उन्होंने शिक्षा पे फोकस करना शुरू किया। तो हमारा फोकस हमेशा इस तरह की कम्युनिटीज ही रहे हैं सर। तो दिव्या, आप, मैं दूसरों को मौका दूंगा, मैं ही नहीं पूछता रहूंगा, तो आप लोग तैयार रहें अपने सवाल के लिए, बाकी लोग एक सवाल मेरे मन में है कि ऐसी कोई जगह है जहां जैसे जब आप मिलती हैं या उनका टेस्ट लेती हैं तो कहाँ करती हैं? वो किसी के घर में करती हैं या कोई सेंट्रल जगह है आई सक्षम ने खरीद रखी है, कैसे करते हैं आप? सर हमारे फील्ड ऑफिस में, चारों जगह पे हमारे फील्ड ऑफिस है, वहीं पर। अच्छा, वो फील्ड ऑफिस मतलब आई सक्षम का है या? अच्छा, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शट अप एंड अदर पीपल शुड आस्क क्वेश्चंस। परवीन का एक क्वेश्चन है, परवीन ने क्वेश्चन पूछा है एक, वो अच्छा, विंडो में है। हाँ। आप बोल करके पूछ लो। तानिया है तो यहाँ आप अनम्यूट करके बोल करके पूछो। शिव सर, वो तानिया हमारे ही टीम से, आई थिंक वो आपका इंग्लिश वाला प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए पूछ रही होगी। ओके, सॉरी। तो तिवारी जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट अरुण जी, मैं जरा बता दूं तानिया को। हाँ, एक सेकेंड। एक्चुअली मैं अभी कहने ही वाला था कि बेटा ये होता है, क्योंकि हम लोग इतने बूढ़े हो गए कि सबको बेटा ही कहते हैं, तो माफ कीजिएगा आप लोग। तानिया, ऐसा है कि संडे को 7 बजे ये प्रोग्राम होता है। अगर आप चाहें तो आप शिव कुमार जी को या हमको एक व्हाट्सएप में अपना नंबर भेज दें, टेलीफोन नंबर, तो हम आपको उसमें जोड़ लेंगे और उसका जो प्रोग्राम है आपको मिलता रहेगा। यूँ जानिए कि हर संडे को 7 बजे शाम को हम कोशिश करते हैं कि ये क्लास जो है अंग्रेजी वाला, इंग्लिश स्पीकिंग, वो चलता रहे। तो उसमें बहुत कुछ आपके पर्सनल डेवलपमेंट के भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे डिबेटिंग, डिस्कशन, इस तरीके के अंग्रेजी में। तो ये फ़ायदा बहुत लोगों को होता है। यहाँ पर कई बच्चे हैं, हमारे आंचल है, मैं देख रहा हूँ, प्रीति है, तृप्ति है, इस तरीके कई लोग हैं। एनीवे, तो आप अपने नंबर दे देना तो हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। नंबर यही लिख दो आप, इसी में चैट विंडो में ही लिख दो। अच्छा अरुण जी, अब आप पूछें। आप, आई एम सॉरी। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है दिव्या जी कि जब आप किसी को अपने प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, मतलब गांव में, तो क्या उनकी कोई आप पहले स्किल इवेलुएट करते हैं? क्योंकि एजुकेशन, आई अंडरस्टैंड कि एजुकेशन सबको होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन हर पर्सन में जो है कहीं ना कहीं एक टैलेंट होता है कि कुछ लोग किसी एरिया में ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ लोग किसी एरिया में ज्यादा, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि कोई सरपंच बना तो दैट मीन्स वो पर्सन में लीडरशिप स्किल ज्यादा होगी। कुछ लोग हो सकता है और मैथमेटिक्स साइड में ज्यादा। कुछ ऐसा आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द एजुकेशन, बच्चों को जब लेते हैं, तो कुछ ऐसा कोई मैकेनिज्म है?
जी, अरुण जी, आपके सवाल के जवाब को मैं स्टार्ट करती हूँ, बट उसके बाद मैं इसको ज़रूर तानिया को और जूही को भी रिडायरेक्ट करूँगी, क्योंकि ये कुछ उस तरीका का सवाल है। तो जब हम इनको रिक्रूट करते हैं, तब तो फोकस यही रहता है कि ये बिलीफ सिस्टम क्या है। तो अगर आप उनका किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, ज़रूरी नहीं है एजुकेशन में ही इंटरेस्ट हो, बट किसी और लीडरशिप को निभाने में भी इंटरेस्ट हो, तो भी हम उनको लेते हैं। बिकॉज़ अब क्योंकि लोग जान रहे हैं फेलोशिप को, तो उनको पता होता है कि उनको कम्युनिटी में कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे, साथ साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना होगा, तो ये सब चीजें होती हैं। बट हमने क्या देखा है कि अक्सर, जैसे अगर हम इन स्पेशली यहाँ पर भी बात करें, तो अभी भी कई बार ऐसा होता है कि आप पूछेंगे यूथ से कि आपको क्या करना है या किस फील्ड में जाना है, तो अधिकतर हम बोलते हैं हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जनरल कंपटीशन टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बट हमने क्या देखा है कि 2 साल की फेलोशिप के दौरान जब इन लोगों को एक्सपोजर मिलता है, तो इनके इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस तब और बिल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने 2 साल के ड्यूरेशन में फेलोशिप के इन लोगों के एस्पिरेशन को बहुत अलग अलग तरीके से इवॉल्व होते हुए देखा है। हमने देखा है कि कुछ लोग, क्योंकि 2 साल तक बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो कई लोगों का टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अब टीचिंग फील्ड में जाना है, या हमें एजुकेशन को और समझना है। तो हमारे 2 एडु लीडर्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने फेलोशिप के बाद उन्हें लगा कि नहीं, वो एजुकेशन को और बेहतर समझना चाहते हैं, और उन्होंने अकेली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में मास्टर्स इन एजुकेशन के लिए वो क्वालिफाई किए, और लास्ट ईयर वो दोनों मास्टर्स इन एजुकेशन करके ग्रेजुएट हुए वहां से। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें बिल्ड हो जाती है, तो 20-30% हमारे जो पुराने एडु लीडर्स हैं जिनका फेलोशिप ओवर हो गया है, वो लोग ऐसे भी हैं जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग एडु लीडर्स को मेंटोर कर रहे हैं। और उसके साथ क्योंकि एक एक्सपोजर और मिलता है, तो वो लोग कम्युनिटी में अलग अलग इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, अपने समाज में अलग अलग चीज़ों पे लीड करना चाहते हैं। तो आज हमारे पास तानिया है यहाँ पर, और उसके साथ साथ हमारे पास जूही भी है। तानिया जब फेलोशिप में आई थी, तो तब वो उनके एस्पिरेशंस कैसे इवॉल्व हुए और वो कैसे अब टीचिंग को परस्यू करना चाहते हैं, और जूही साथ में उन्होंने कैसे फेलोशिप के बाद अपना किसी और कम्युनिटी इनिशिएटिव में जुड़कर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे लोगों को अवेयर किया। तो तानिया और जूही दोनों से हम सुनते हैं कि उनकी एक्सपीरियंसेस कैसे इवॉल्व हुए एस्पिरेशन के बाद, और वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ओवर टू यू तानिया एंड जूही। ओके, आई थिंक मेरी वीडियो दिख रही है। हाँ, सो फर्स्टली मैंने ऑलरेडी बताया है कि 2017 में मैं फेलोशिप के लिए ज्वाइन की थी, और उसके बाद फिर 2019 में मेरी फेलोशिप पूरी हो गई थी। तो फेलोशिप के दौरान मैंने अपने गांव के ही स्कूल में, जहाँ पे मैं खुद पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। और जो हमारी ट्रेनिंग जैसे हम लोगों को मिल रही है, अभी भी हम लोग इसी तरीके के ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, उस तरह की ट्रेनिंग मुझे मिल रही थी। उस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब जब मैं फेलोशिप कर रही थी, तो बहुत ज्यादा नहीं सोचा था कि क्या करना है लाइफ में, नहीं करना है। पापा बोले थे कि टीचर बनना चाहिए, तो मुझे ठीक है, टीचर ही बनना चाहिए, सेफ है, सिक्योर है। तो अपना माइंड बहुत ज्यादा नहीं उस टाइम हम लगाए थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आ रहा था लाइफ में कि क्या करना चाहिए। उस टाइम जब स्कूल में पढ़ा रहे थे, और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे इवेंट भी वहाँ पे किए थे, क्योंकि उस स्कूल में बहुत तरह की दिक्कतें थी, जैसे शिक्षक की कमी थी, प्लस बच्चे नहीं आते थे, और बहुत ज्यादा लड़कियां जो खास करें वो अपने गांव से बाहर ही नहीं निकलती थी, हाई स्कूल के बाद अपना पढ़ाई छोड़ देती थी। तो एक वहाँ पे मुझे ये भी थोड़ा दिक्कत आ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। वहीं मेरा इंटरेस्ट साइंस पढ़ने को था, पापा वो पढ़ने नहीं दिए, क्योंकि बाहर निकलना पड़ेगा, इस तरह की दिक्कत। लेकिन फेलोशिप के दौरान जहाँ मुझे जाने के लिए मना किया जाता था, वहाँ मैं जा पाई, और मैं सब्जेक्ट तो नहीं ले पाई, और मैं पीछे तो नहीं हुई, लेकिन सोची कि चलो आगे से कुछ देखते हैं। लेकिन जब करने लगे तो बहुत सारा चीज, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। कभी आईएएस से मिल रही थी, तो कभी बाहर के लोग आ रहे थे, तो लग रहा था कि ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। बट जो मेंटोरशिप वहाँ से मिल रहा था, तो एक डायरेक्शन भी समझ आया कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं एजुकेशन में ही कुछ करना चाहती हूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट इसी में, तो और भी जगह है जहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ, चाहे वो सेक्टर में हो या और भी चीजों में हो। कभी मतलब ये भी लग रहा था कि मैं अगर बीपीएससी या फिर यूपीएससी भी करती, तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा एजुकेशन फील्ड में काम करने को लेकर है।
तो वो एक चीज कहीं ना कहीं एक ओपन हुआ अपने करियर को लेकर, और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि कहीं भी लाइफ में जाना होगा, चाहे आज पटना जाके पढ़ना हो या कहीं पे भी जाके पढ़ना हो, तो मैं पढ़ सकती हूँ और अकेले भी रह सकती हूँ। दूसरा, 2019 में जब मेरी कंप्लीट हुई तो मैं एज ए टीम मैं आई सक्षम को ज्वाइन की, और तब से लेकर अभी तक मैं बहुत सारी एडु लीडर्स अभी पास आउट मतलब बोल सकते हैं कि हमारे फेलोशिप में कंप्लीट हो गई हैं, और अभी फिर से नया बैच जितना भी आ रहा है, तो कम से कम मैं हर साल 10 लड़कियां मेरे साथ होती हैं जिसको मैं मेंटोर करती हूँ। अभी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो बहुत लंबा जर्नी आई थिंक हो चुका है अभी, तो और भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। जूही, किसी और को कोई प्रश्न है? जूही बोलने वाली है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, दिव्या ने बोला जूही को बोलने। ठीक है, ठीक, सॉरी। हाँ, मेरा नाम जूही है और मैं 2019 में आई सक्षम से जुड़ के फेलोशिप कर रही थी। जब मैंने फेलोशिप 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और मैं घर पे बैठी थी, मुझे लगता था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है बस, बट मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर 2019 में हमारे गांव में आई सक्षम आया, उसके बाद मैंने फेलोशिप ज्वाइन किया। फिर मैंने फेलोशिप हर सप्ताह में एक दिन ट्रेनिंग हमारा होता था, ट्रेनिंग करते थे और अपने गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। पहले मैं कम्युनिटी में किसी को जानती नहीं थी, मेरा कोई पहचान नहीं था, ना मुझे लोग कम्युनिटी में जानते थे। जब मैं पढ़ाने जाती थी तो वहाँ के लोग बोलते थे कि अरे ये सरकारी टीचर हैं, सरकारी लोग आ गए हैं। तब फिर मैं उस कम्युनिटी के लोग आते थे, पूछते थे हमसे, तो मैंने उनको आई सक्षम के बारे में बताया। उसके बाद हमारा पहचान कम्युनिटी में बना। बच्चों को मैंने पहले वहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी थी, बच्चे बहुत कम आते थे, रेगुलर नहीं आते थे, 4 से 5 बच्चे आते थे। लेकिन जब मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरुआत किया तो वहाँ पे लगभग 30 से 35 बच्चे आने लगे। उसके बाद फिर कोविड का टाइम आ गया, फिर भी मैंने बच्चों का पढ़ाई नहीं रोका, पढ़ाई शुरू ही रहा। मैं फोन के माध्यम से, TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद 2021 में हमारा फेलोशिप खत्म हो गया। फिर मैंने एक दूसरी संस्था ज्वाइन किया, अनिल हेरिटेज, जिसमें मैं भी 8 महीने से लगभग काम कर रही हूँ। इसमें हमारा काम है लड़कियों और महिलाओं के माहवारी और यौन प्रजनन पे काम करना। अभी मैं अपने जम्मू जिले के अलग अलग गांव में हर दिन जाके महिला लड़कियों से मिलती हूँ और उनके महाप्रजनन और यौन स्वास्थ्य पे काम करती हूँ। वेरी गुड। किसी और को कोई प्रश्न है आई सक्षम से? दिव्या, मेरा एक प्रश्न है कि ये सरकार फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है, या फंडिंग आप डोनेशन वगैरह से रेज करते हो? हाँ सर, ओवरऑल वही CSR और उसके साथ साथ क्राउड फंडिंग ही है, बट हम लोग मतलब जो स्कूल्स में जाते हैं तो वो गवर्नमेंट के साथ जुड़कर ही हम लोग, मतलब वी हैव अ लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो, उनके साथ जुड़कर ही हम लोग काम कर रहे हैं। किसी और को कोई प्रश्न? मैं एक सवाल तो दिव्या से, अभी सॉरी जय यादव जी पूछिए, मैं पूछूंगा बाद में। तो दिव्या जी, अभी अगर आपसे कोई कहे कि आपकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट, अगर 1 साल में क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है? सर, हम जिस जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, पर्पस यही है कि हम कैसे लोकल वुमेन को एज लीडर्स ऑफ चेंज बिल्ड कर सके। और चैलेंज के साथ साथ, चैलेंज नहीं बट मैं शायद इसको एक अपॉर्चुनिटी बोलूंगी, कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि ये जो यंग महिलाएं हैं वो कैसे समाज के और देश के विकास में इक्वल भागीदारी ले सके, उसी के लिए हम इनको बिल्ड कर रहे हैं। तो ये तो एक जो अपना और कंटिन्यूअस एफर्ट है, इसमें चलता रहेगा अभी, ठीक है। लेकिन बड़ा आपको ऑब्स्टिकल कोई ऐसा?
सर ऑब्स्टिकल की अगर हम बात करें तो एज सच हम हर ऑब्स्टिकल को मैं फिर से वही बोलूंगी अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखते हैं। जब इनिशियली इनकी फेलोशिप जर्नी बिगिन होती है तो बहुत सारे कई बार सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स, बहुत सारे इस तरह के कॉन्स्टेंट्स आने शुरू होते हैं, तो हमको रेगुलर काउंसलिंग सेशंस पेरेंट्स के साथ करने होते हैं। टीम जाकर जो इनके मेंटोर्स हैं वो रेगुलर जाकर बातचीत करते हैं। जैसे तानी ऑलरेडी शेयर भी कर रही थी कि स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, बट धीरे धीरे जैसे वो बदलाव देखने शुरू होते हैं तो वहां पर फिर चीजें चेंज हो जाती है। हमारी एक एडु लीडर, रीसेंट एडु लीडर ऐसा रहा है कि उनकी शादी हो गई फेलोशिप के कुछ 6 महीने पूरे, मतलब लास्ट के उनके 6 महीने बचे थे फेलोशिप के, और उनकी शादी हो गई। तो उनके फादर चाह रहे थे कि वो फेलोशिप अब छोड़ दे और जहां उनकी शादी हुई है, मैरिज हुई है, वहां चले जाए। बट क्योंकि उनके कम्युनिटी में पेरेंट्स ने देखा कि उनके बच्चों में किस तरह से बदलाव आया है, तो सारे के सारे पेरेंट्स ने उनके पापा को कन्विंस करने की कोशिश करी कि ठीक है शादी हो गई है तो भी वो एटलीस्ट फेलोशिप कंप्लीट कर ले और बच्चों को पढ़ा ले। यहाँ पर तो अपनी शादी होने के बावजूद भी फिर वो गांव में रहकर ही बच्चों को अभी पढ़ा रही है जब तक उनका फेलोशिप कंप्लीट ना हो जाए। तो वही है कि जो स्टार्टिंग में हमारे लिए चैलेंज होते हैं वही लास्ट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट बन के क्रिएट बिल्ड हो जाता है। वेरी गुड, That's a great story, Divyaji. Very, very good story. Very, very touching. And my hats off to you for the leadership of this and all the edu leaders here who are here, because this is a great work. This is a grassroots work, and I think you guys are doing great. The question I had from you is, अगर नई जगह शुरू करना हो, जैसे मैं चंपारण जिले का हूँ, वहां पर शुरू करना हो तो आप लोग कैसे नई जगह पर जाते हैं? कौन सा सबसे अभी तक आपके अनुभव में कौन सा अच्छा तरीका है जिससे नई जगह शुरू किया जा सके? सर जैसे डिपेंडिंग ऑन की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर और किस तरह के स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को लेकर काम करना चाहती है। हमारा जो फोकस है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार का, और हमारा फोकस सदर्न बिहार है टिल 2025। तो वो सदर्न बिहार में ही हमारा फोकस है, तो हम वहीं पर जाकर फिर जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके साथ बातचीत कर मॉडल को प्रपोज करते हैं। ऑल्सो जैसे हम लोगों की, आप लोग सब जीविका को जान रहे होंगे, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, तो उनके साथ हमारा 2019 में पार्टनरशिप हुआ, और एसएचजी महिलाओं के, एसएचजी ग्रुप्स के सपोर्ट के साथ हमने बहुत सारे एडु लीडर्स को मोबिलाइज किया। जैसे जो शिल्पा हमारे साथ यहाँ पर हैं, जूही हमारे साथ यहाँ पर हैं, इन लोगों को वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने ही मोबिलाइज किया था इस प्रोग्राम में। तो वही है कि जो बाकी और इंस्टीट्यूशंस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके साथ साथ जो भी पब्लिक एजुकेशन है उनके साथ सिस्टम्स है, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में हम लोग इनिशिएट करते हैं चीजें। Thank you. Thank you very much. I understand that now. 25 तक आप दक्षिण बिहार में हैं। दक्षिण बिहार कोशिश तो यही झारखंड फॉर यू? नो, अभी तो नहीं, अभी ओनली इन बिहार से। ओके, थैंक यू। तिवारी जी, दक्षिण बिहार में हम भी आते हैं, गंगा के दक्षिण सब दक्षिण है। या पहले तो दुमका उनका भी होता था ना, दुमका अब झारखंड में है। तो ऐसे अभी आदित्य सिंह जुटे हैं। आदित्य सिंह इज इफेक्टिवली, व्हाई शुड आई इंट्रोड्यूस? आदित्य जी, आप अपने बारे में 2 मिनट बता दीजिए। जी, सभी को नमस्कार। आई थिंक दिव्या ने एनीवे आई सक्षम के बारे में बता ही दिया होगा, तो वो आप अपने आई सक्षम की टीम के सदस्य में से ही बस इतना ही कहना चाहूंगा। नहीं, मैं आई सक्षम ही मेरी पहचान है और उसके बारे में दिव्या बता चुकी होंगी, तो अभी इस फोरम के लिए तो इसको यहीं तक रखते हैं। व्यक्तिगत तौर पर फिर कभी परिचय हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए आपकी इच्छा। ठीक आदित्य, किसी और को प्रश्न है आई सक्षम के बारे में, या फिर हम अरुण के पास चलें? अदर वे राउंड, आई सक्षम वाले किसी को वानप्रस्थ के बारे में कोई प्रश्न है? तो अरुण, ऑल योर्स। सर बस बोलिए। जी, अच्छा, मैं आई सक्षम के सभी सदस्यों को कहना चाहूंगा कि वानप्रस्थ से जल्दी ही आप लोग जो हैं थोड़ा लंबा जुड़ने वाले हैं। वानप्रस्थ
यज्ञ में शिव सर जो हैं वो अलग अलग करियर से जो एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल्स हैं या रहे हैं उनको एक साथ जोड़ रहे हैं ताकि वो समाज को कुछ वापस दे सकें। तो आप लोग इंग्लिश लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली हम शुरू कर देंगे और बाकी करियर्स के लिए भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग अपने जितने भी एडु लीडर्स हैं उनको OnePlus की जानकारी देकर और उनका इंग्लिश में जिनका भी इंटरेस्ट हो उनको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दें। आगे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा और करियर्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आदित्य जी, अभी आप आए हैं तो टेक्स्ट विंडो में, चैट विंडो में मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं। एक है जो तिवारी जी का इंग्लिश वाला क्लास है और दूसरा है जो हमारे वानप्रस्थ का ओवरऑल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सैटरडे का वेबिनार का इंफॉर्मेशन जाता है। तो जो चाहे वो उसमें जुड़ सकते हैं उस दृष्टिकोण से। जी सर, धन्यवाद सर। और ज़्यादा समय तक मैं कोशिश करता हूं कि एडमिन ही मैसेज भेजें, इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार नहीं, एक ही बार हुआ है एक्चुअली, कि ये लिंक किसी अनवांटेड लोग के पास चला गया और उन्होंने गलत इमेज भेजा और हमारा उद्देश्य के बिल्कुल उल्टा भेजा। तो हमने कभी कभी ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, बट वो रिस्ट्रिक्शन मतलब नहीं है कि आपको हम रोकना चाहते हैं, वो इसीलिए कि हम ग्रुप को क्लीन रखना चाहते हैं। अभी अरुण है जो मेरा कोर्समेट है, मेरा क्लासमेट है, सब कुछ है, वो उस भी अपना अनुभव शेयर करेगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अरुण, ऑल योर्स। शिव, सुरेंद्र सर और बाकी जितने यहाँ पे सब लोग हैं उपस्थित, सब लोगों को यथोचित नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू शिव एंड सुरेंद्र सर एंड अरुण जी, एंड गुड इवनिंग टू रेस्ट। मेरा एक्सपीरियंस, दिव्या जी ने इतनी बात कर ली है, पहले तो मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूँ। दिव्या जी, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत बढ़िया लगा सुन करके, जिस टाइप की इनिशिएटिव है, यू नो, एड्यूलेटर्स बनाना बहुत बड़ी बात है। एंड द काइंड ऑफ आउटरीच जो है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मेरा इंटरेक्शन सोशल डेवलपमेंट से 2003 से लेकर 2011 तक था। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1983 की ऑर्गेनाइजेशन है, जयप्रभा महिला विकास केंद्र। ये भागलपुर की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हेड ऑफिस भागलपुर है, बट दे आर बेसिकली ऑपरेशनल जो है ये लोग बांका डिस्ट्रिक्ट में है। बांका डिस्ट्रिक्ट खास अगर बोले तो पौसी ब्लॉक है। ये बेसिकली ट्राइबल एरिया है, टोटल ट्राइबल है। और अदरवाइज यू नो, पीपल जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो लोग वहाँ पे सब बसे हुए हैं। एग्रीकल्चर का कोई बहुत स्कोप नहीं था उस एरिया में। लाल मिट्टी थी, बंजर, पूरी तरह से बंजर। आप यहाँ से वहां देखेंगे एकदम पूरा वीरान लगता था। तो उस एरिया में मुझे काम करने का मौका मिला, कहीं से इनविटेशन आया। मैं उससे पहले आर्मी में था और जब इधर फौज से निवृत्ति लेकर के मैं जब आया सिविल लाइफ में, सॉरी रॉन्ग वर्ड टू यूज, लेकिन मतलब असैनिक जिंदगी में जब मैं आया तो मेरा जुड़ा हुआ डीएवी स्कूल से। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो डीएवी स्कूल में मुझे दिया गया कि प्रिंसिपल का प्रभार दिया गया कि आप उसे संभाल दीजिए स्कूल को। स्कूल में काम अच्छा हुआ, लेकिन मुझे फिर इनविटेशन आ गया कि आप यहाँ तो शहर है और भी लोग मिल जाएंगे कि हमारे यहाँ गांव में करीब 50 गांव हैं, 5000 से ऊपर बच्चे हैं और सबको शिक्षा देनी है, ये सारा करना है। खैर जो भी हुआ, तो मैं 2003 से जो जुड़ा तो 2011 तक जुड़ा रहा उस ऑर्गेनाइजेशन से। वहाँ प्रॉब्लम्स बहुत थे। शुरू में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी सिलाई सेंटर के नाम से। जो फाउंडर थी वो सिर्फ महिलाओं को सिलाई सिखवाती थी ताकि कुछ अपने से कुछ अर्न कर सकें। लेकिन बाद में इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गए यहाँ पे, और चाइल्डहुड मदर हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, उसी को हमने फिर बाद में लाइवलीहुड प्रोग्राम से जोड़ा और जोड़ने के बाद बाकी चीजें शुरू हुई। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, लाइवलीहुड से यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा लोगों को। हालांकि हमने उस एरिया में पानी की सप्लाई एकदम नहीं थी। एक कहीं पे वाटर होल देखा था हमने। शाम में मैं छत पे बैठा था, तो ये 2003 की बात है, गर्मी बहुत थी, छत पे बैठा था,
शाम में जब गायें लौट करके आती थी घर को, तो मैं देखता था कि एक खास जगह पर करीब जहाँ पे मैं बैठा था दिखता बहुत साफ सुथरा था, और वहां से मैं दूर 2 किलोमीटर दूर कर देखता था कि सारी गायें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आती थी, वहां से फिर सब अपने अपने घर को लौटती थी। मैंने किसी से पूछा कि वहां है क्या, तो लोगों ने बोला कि वहां पे एक पानी का छोटा सा स्रोत है और वही सारी गायें पानी पीती हैं, उसके बाद अपने घर चली जाती हैं। अदरवाइज गांव के लोग जो हैं वो करीब 5 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाते थे अपने अपने घरों के लिए, इतनी दूरी थी। उस स्रोत का इस्तेमाल करके हम लोगों ने 2003 में काम शुरू किया और 2006 में बड़ा सा एक डैम बना दिया। उस डैम में पानी इतना इकट्ठा होने लग गया कि हम लोगों ने 20 HP का लिफ्ट पंप लगा करके और 13 गांवों में पहले पानी पहुंचा दिया, जहाँ खेती शुरू हो गई और लाइवलीहुड के और ढेर सारे प्रोग्राम शुरू हो गए। सारा चीज उनको हैंड ओवर कर दिया, वही लोग ऑपरेट करने लगे, सारी चीजें होने लगी। लोगों के पास तो बच्चों को न्यूट्रिशन जो है वो मिलती नहीं थी। इनफैक्ट मोर्टेलिटी बहुत हाई था, मैटरनल डेथ्स बहुत ज्यादा थे, एंड ये सारी चीजें चल रही थी। बच्चों के का अब सब्जी नहीं मिलती थी उनको, तो फिर न्यूट्रिशन क्या मिलेगा उनको। ये बात बहुत क्लियर थी। जो सब्जियां उगने लगी गाँव में तो बच्चों का हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो गया। उससे पहले हम लोग बच्चों को ना उसी डैम से स्नेल्स वगैरह देना शुरू कर दिया बच्चों को, एंड बहुत हेल्प किया। खैर, दूसरी बात जो हम लोगों ने शुरू की 2003 में वो वुमेन एम्पावरमेंट पे, जो आप दिव्या जी आप काफी जोर आपने दिया है, एंड आपका एग्जाम्पल भी बड़ा जबरदस्त था जो मैं सुन रहा था, इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने बोला कि भाई मोबिलिटी हम अपनी लड़कियों को देना शुरू करेंगे और हमारी जितनी एम्प्लॉयज हैं लेडी एम्प्लॉयज उन सबों को मोबिलिटी देंगे। तो उनके लिए हमने कंपलसरी कर दिया कि भाई आपको मैं साइकिल दे रहा हूँ, आप साइकिल सीख लो। जो साइकिल नहीं सीख पाएंगी 15 दिन 20 दिन में वो जॉब छोड़ दें हमारे पास। क्लियर कट चैलेंज था, यू हैव टू फोर्स इट, और ये काम कर गया हमारे साथ 2003 में। उसके बाद हमने हमारे सेंटर में अपना स्कूल चलता था, वहाँ के लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया, फिर गांव के लड़कियों को देना शुरू किया। जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से छोड़ करके हमारे यहाँ आने लग गए, हमने वो मना किया कि ये इस तरह का एट्रिशन नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे उसमें भी हमने देना शुरू किया। उस समय के जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे वो हमारे यहाँ आए हुए थे, जान पहचान थी। तो उन्होंने जब ये बात देखा, उन्होंने बोला कि हम लोग क्यों नहीं शुरू कर सकते। और हमारा देखने के बाद हम लोग 2004-05 लगातार हम लोग करते रहे। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से 2006 में ये प्रोग्राम शुरू कर दिया हमको। देखो, उससे पहले बिहार गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही थी, बट फॉर्चुनेटली उसके बाद देन हमारा जो लोड है वो कम हो गया। अब आपको एजुकेशन प्रोग्राम में चाइल्ड डेवलपमेंट का एक एंगल था, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स क्वालिफाइड नहीं थे, इंटरेस्टेड भी नहीं थे। हमने टीचर्स का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करना शुरू किया और हर एक गांव में ये प्रोग्राम शुरू हुआ और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था सबका जिस पे चलता रहा। और गांव में बाय 2007 हमारी जो स्कूल में एट्रिशन रेट है वो it fell down to 7% from 62 जो हमारे शुरुआत में थी। गर्ल चाइल्ड 100% गर्ल चाइल्ड को बालवाड़ी में एडमिशन होता था और वहां से वो लोग ग्रेजुएट करके स्कूल जाती थी। 2008 तक मुझे याद है कि हमारे वहां की पढ़ी हुई लड़कियां दे बिकेम डॉक्टर्स। भागलपुर में डॉक्टर हैं गुलशन आरा, जैस्मीन है, ये मुस्लिम लड़कियां हैं। और इनमें हमने वो कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती थी। शुरू में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ जब कोई मुस्लिम महिला अगर कृष्ण के गीत गाए, भक्ति गीत, तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था। लेकिन धीरे धीरे ये बात इनमें समाई, ये बात कि यहाँ पे कला का अर्थ कला होता है और कला धर्म से लेना देना नहीं है। और ये काफी चेंज आया लोगों में।
लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मल्टी फेसेटेड इनका जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है इस तरह से। काफी चीजें वहां पे शुरू की हमने, क्ले मॉडलिंग किया, पेंटिंग की क्लासेस शुरू की, कपड़ों की डिजाइनिंग करवाना शुरू किया। हमारे बच्चों का इवनिंग में जनरली मैं देखता था कि इवनिंग में कोई गेम्स नहीं होता था, किसी भी विलेज में, किसी भी गांव में नहीं होता था। सभी गांव में हम लोगों ने चिल्ड्रन पार्लियामेंट, वो उस समय बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये बच्चों का पार्लियामेंट बनाना और उसमें बच्चों की सुनवाई करना कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब उनको पार्टिसिपेट करवाने के लिए, स्कूल में एनरोलमेंट करवाने के लिए हम लोगों ने उन्हीं में गांव-गांव के लेवल पर शिक्षा मंत्री बना दिया, खेल मंत्री बना दिया, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। स्वास्थ्य मंत्री का काम था कि गांव में जितने भी बच्चे हैं उनका जब वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन भी हमारे सेंटर की तरफ से ही होता था, लेकिन वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, उनका कार्ड बना या नहीं बना, इस सारी इंफॉर्मेशन वो ला करके हमारे पास देते थे। इवनिंग में गेम्स होना है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना। इकट्ठा इस तरह से भी उन्होंने करना शुरू किया कि बड़े बड़े गांव थे, जैसे मनियारपुर टाइप के गांव थे, जिनमें अलग अलग टोले थे, टोला वाइज कंपटीशन करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो हुआ क्या कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि अब चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, इनिशियल चिल्ड्रन का हेल्थ, उनकी वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, ये सारा प्रॉब्लम उस इलाके में है ही नहीं। हम लोग अब काम कर रहे हैं सिर्फ एक ही दिशा में कि हम किस तरह अपने आप को उस एरिया में रिडंडेंट कर दें, एनजीओ की जरूरत ही ना हो, स्टेक होल्डर्स, टोटल कम्युनिटी के ही लोग रहें और वही लोग चलाएं सारी चीजें। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दिया है और हॉस्पिटल भी बनाकर के उनको दे दिया। उनके पास डैम है, उनके पास मार्केटिंग की अपनी पॉलिसीज हैं, जिसमें वो भी अपना एक हार्ट में जो होता है कमाई, उस कमाई में एक पोर्शन वो लेते हैं और उसी से उनके लिए फर्टिलाइजर्स और सीड्स, इन सारी चीजों का इंतजाम करते हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। हम लोगों ने उस इलाके में गवर्नमेंट के ही थ्रू सिर्फ एक हाई स्कूल था, जबकि 50 गांवों के बीच में कम से कम 6 से 7 हाई स्कूल होने चाहिए थे। हम लोगों ने 4 हाई स्कूल खुलवा लिया है वहाँ पे। अब एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि भाई हमको मेजर करने का कोई तरीका नहीं था कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम मूव कैसे कर रहे हैं। हम लाइवलीहुड प्रोग्राम्स चला रहे हैं, एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एनरिचमेंट पता कैसे करें कि कैसे होगा। हमने क्या किया था कि हमने 2003 में ही सर्वे कराना, एकदम बेस लाइन सर्वे करवाया कि हर एक घर का घर नंबर दिया हुआ था, गांव का नाम से घर नंबर दिया हुआ था और हर एक घर में कौन माँ है, पिता है, बच्चे कितने हैं, बच्चों का नाम क्या है, बच्चों की उम्र क्या है। और वो कंटिन्यूअस, जब भी कोई बच्चा पैदा होता वो ऐड करते जाते, कौन बच्चा किस क्लास में गया वो ऐड करते जाते, उस घर में कितनी साइकिलें थी, कितनी मुर्गियां थी, कितने बकरियां थी, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड। और हम हर एक साल ये उसको अपडेट करते रहते थे। प्रोग्राम्स हम लोग चलाते रहे और गांव में ये फैलता चला गया। जो 50 गांव हमारे इनिशियल थे, उससे अब कहीं ज्यादा ये फैल चुका है। पूरा बौंसी ब्लॉक इन्वॉल्व है अब इसमें और गवर्नमेंट से भी काफी सपोर्ट लेते रहे हम लोग। एनवायरनमेंट का काम शुरू हो गया है वहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2011 के बाद से मैं वहाँ पे कभी कभी यदा कदा आता जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मुझे अपना पूरा समय देने का मौका नहीं मिल पाता है। यही आपको बताना था।